वहीं इधर अकारा को भी ये देख बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि रिद्धांश तो सिर्फ उसका है और किसी का भी नहीं। उसके दिमाग में दुश्मनी और जलन की ऐसी आग धड़क रही थी जिसमें वो आर्य को जिंदा जला देना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए रिद्धांश पर किसी और औरत का हक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करना मतलब मौत से बढ़कर था। वहीं इधर वो लड़का जिसका नाम मानव था, उसे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था रिद्धांश पर, क्योंकि एक तो उसने आर्या को रिद्धांश के हवाले किया था और ऊपर से रिद्धांश ने ही उसे अपने बाउंसर्स के हवाले कर दिया था। मानव की शामत अब आने ही वाली थी। उसकी कलाइयां बाउंसर्स के लोहे जैसी पकड़ में जकड़ी हुई थी और उसकी बदतमीजी का हिसाब अब इसी अंधेरे कमरे में होने वाला था। और बाकी लोगों को मानव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सब मानव की वजह से ही फंसे हैं। इसीलिए हर कोई मानव को उनकी तबाही का सबब मान रहा था, उसे कोस रहा था और पूरे रूम में एक बेहद खौफनाक अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। वहीं इधर रिद्धांश आर्या को लिफ्ट में लाते हुए उसके करीब आकर उसके ऊपर झुकते हुए उससे बोलता है, वैसे तुम आज भी बिल्कुल 5 साल पहले जैसे ही हो। लोगों को सेड्यूस करना आज भी तुम्हें वैसे ही आता है। लिफ्ट के बंद होते ही बाहर का शोर बिल्कुल खत्म हो गया था और दोनों के बीच एकदम घुटने वाला सन्नाटा छा गया था, जहाँ सिर्फ रिद्धांश की भारी सांसें गूंज रही थी। वो ये सब गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि आर्या को अभी तक न जाने कितने लोगों ने अपनी गंदी आंखों से देखा होगा। उसका अंधा गुस्सा लिफ्ट की दीवारों पर साफ झलक रहा था, जहां वो आर्या की पिंक ड्रेस और उसके नंगे कंधों को देखकर अंदर ही अंदर पिघल रहा था और साथ ही उस पर अपना पूरा हक जताने के लिए भी पागल हो रहा था। आर्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर रिद्धांश को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वॉल से लगाते हुए अपने फिंगर से उसके लिप को रब करते हुए उससे बोलता है, कोई और तुम्हें टच कर सकता है लेकिन मैं नहीं, है ना? रिद्धांश की उंगलियों का दबाव आर्या के होठों पर इतना सख्त था कि उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा था, पर उसकी आंखों की जिद अभी भी झुकी नहीं थी। रिद्धांश के इस हक जताने के तरीके से थर थर कांप रही थी, पर उसने खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने दिया था, क्योंकि इस वक्त उसकी एक गलती उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती थी। लिफ्ट हर एक फ्लोर के साथ नीचे जा रही थी और उसकी रफ्तार के साथ दोनों के बीच का नफासा भी ये सिलसिला और भी ज्यादा गहरा और खौफनाक होता जा रहा था, जिस पर आर्या उसकी आंखों में देख उससे बोलती है, मेरे डैड को छोड़ दो, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जिस पर रिद्धांश उसके होठों की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे खुश तो करो। रिद्धांश के होठों पर एक शैतानी और बेरहम मुस्कुराहट थिरक उठी थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो इस वक्त किसी का बाप या किसी के परिवार को देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इतना बोल वो अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर रखते हुए उससे बोलता है, वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारे उस फियांसे ने इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अप्रोच किया है और वो भी चाहता है कि मैं उसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसे कॉल करके मैं यहीं पे बुला लूं। रिद्धांश ने अपना फोन निकालकर स्क्रीन पर युवराज का नाम फ्लैश किया, जैसे वो आर्या के बचे कुचे हौसले को भी जमीन दोज करना चाहता हो। जिसे सुन आर्या, जिसने अपने अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई हुई थी, वो घबराते हुए उससे बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था और युवराज का नाम सुनते ही उसके दिमाग में डर का एक झटका लगा, जिससे उसकी सांसें हलक में अटक गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर युवराज ने उसे इस हालत में रिद्धांश के साथ देख लिया तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, रिद्धांश गुस्से से उसे रूडली किस करने लगता है।
रिदांश ने अपना फोन साइड फेंका और उसकी कलाइयों को दीवार से चिपकाते हुए उसके होठों पर अपना पूरा गुस्सा उड़ेल दिया था। जहां अब किसी पुरानी मोहब्बत की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत और जलन और का गुरूर बाकी बचा था। लेकिन उसकी किस में सॉफ्टनेस कम और गुस्सा और भी ज्यादा था, जिससे आर्या को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लिफ्ट के अंदर लगे मिरर में उन दोनों का ये भेड़िया और शिकार वाला रूप साफ दिखाई दे रहा था, जहां आर्या अपने हाथों से रिदांश की छाती को पीछे धकेलने का नाकाम कोशिश कर रही थी, पर रिदांश का जिस्म किसी पत्थर की तरह उस पर मुसल्लत हो चुका था। उसके होठों से खून का एक हल्का सा कतरा निकलकर आर्या के ठुड्डी पर बह गया, पर रिदांश की पकड़ और उसकी बेरहमी कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो इस दर्द के जरिए आर्या को ये याद दिला रहा हो कि वो रणवत की कैद में है और यहाँ से आज़ादी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तभी अचानक रिदांश का दूसरा फोन जो उसके पॉकेट में था वो रिंग करने लगता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि उसके किस के बीच में किसी ने इंटरप्ट किया, लेकिन फिर वो आर्या से थोड़ा दूर होते हुए अपने पैंट की पॉकेट से अपना दूसरा फोन निकालता है और जैसे ही वो नाम देखता है स्क्रीन पर तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने फोन की स्क्रीन एक बार आर्या को दिखाता है, जहां युवराज का नंबर फ्लैश हो रहा था। लिफ्ट की पीली रोशनी में वो नाम चमक रहा था और उसे देखते ही आर्या का जिस्म का सारा खून जैसे जम सा गया था। रिदांश की वो जीतने वाले मुस्कान किसी शैतान की हंसी जैसी थी, जो साफ बयान कर रही थी कि उसने ये पूरा जाल पहले से ही कितना नाप तोल कर बिछाया था। वो आर्या के चेहरे पर छाई उस दहशत और बेबसी का मजा ले रहा था, जो उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए ही काफी थी। ये देख आर्या उसे रोकने के लिए चाह ही रही थी कि तभी रिदांश कॉल पिक करते हुए बोलता है, बस मैं लिफ्ट में ही हूँ, नीचे ही आ रहा हूँ। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है और यही आर्या को उसका गेम समझ में आ जाता है कि रिदांश युवराज के सामने उसे लाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि वो युवराज के लायक नहीं है। आर्या का हाथ हवा में ही रुक गया था और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ नफरत के आंसू भी उभर आए थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि रिदांश उसे सिर्फ तकलीफ नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहता था। उसे ये सोच बहुत गुस्सा आ रहा था कि लेकिन वो अभी बहुत मजबूर थी, क्योंकि उसके डैड की जिंदगी और उसका पूरा खानदान इस वक्त रिदांश के एक इशारे पर तबाह हो सकता था। वहीं इधर नीचे युवराज, जिसे इवनिंग में ही रिदांश ने कॉल करके क्लब बुला लिया था, वो नीचे लिफ्ट के बाहर ही खड़ा हो जाता है। युवराज अपने हाथों में एक बिजनेस फाइल थामे पूरे होश हवास में इस बात से बिल्कुल बेखबर खड़ा था कि उसकी अपनी मौत और उसकी दुनिया का सबसे बड़ा धोखा उसके ठीक सामने वाले लिफ्ट में बंद है। वो तो बस अपनी फैमिली के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए रिदांश रणवत जैसे बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के सामने हाथ फैलाने आया था। लिफ्ट के ऊपर लगे फ्लोर इंडिकेटर की सुइयां जैसे जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी, युवराज की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और ऊपर लिफ्ट के अंदर आर्या की सांसें हर एक सेकंड के साथ दम तोड़ रही थी। वहीं लिफ्ट के अंदर रिदांश एक बार फिर फोन को पॉकेट में रखते हुए आर्या से बोलता है, बेबी डॉल, हमारी किस्त तो अभी अधूरी ही रह गई थी। इतना बोल वो आर्या के होठों को अपने होठों से टच ही करता है कि तभी लिफ्ट का गेट खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही बाहर की क्लब की तेज रोशनी और शोर उनके ऊपर आकर गिरा और सामने खड़े युवराज पर नजरें पड़ते ही आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी आर्या लिफ्ट के वॉल से लगी हुई थी और उसके ठीक आगे रिदांश खड़ा था। रिदांश के चौड़े सीने और मस्कुलर बॉडी की वजह से बाहर खड़े युवराज को आर्या का फेस ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि रिदांश ने एक चट्टान की तरह खड़े होकर आर्या को बाहर की दुनिया से पूरी तरह छुपा लिया था। वहीं आर्या भी अपना चेहरा तुरंत रिदांश के सीने में छुपा लेती है। बस, और रिदांश को चाहिए ही क्या था,
वो तो बस आर्या को डराना ही चाहता था। आर्या ने घबराहट में रिदांश की ब्लैक शर्ट को अपनी उंगलियों में कस के खींचना और अपना मुंह से उसके दिल के पास चिपका दिया था ताकि युवराज की एक नज़र भी उस पर ना पड़ सके। वो उसकी तरफ युवराज की तरफ पीठ किए हुए खड़े होते हुए बोलता है, मैंने आज ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है और मैं अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में नहीं हूँ, तो मीटिंग किसी और दिन रखते हैं। रिदांश की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन और घमंड था जो युवराज को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था, जबकि उसके जिस्म की गर्मी आर्या को महसूस हो रही थी। वहीं युवराज बार बार अंदर खड़ी लड़की का फेस देखने की कोशिश कर रहा था पर रिदांश की वजह से देख नहीं पा रहा था। वहीं रिदांश आर्या को अपनी गोद में उठाता है जिससे आर्या और भी ज्यादा अपना सिर रिदांश के सीने में डाल लेती है। युवराज ने आगे बढ़कर झांकने की कोशिश की पर रिदांश के बड़े और चौड़े कंधों ने एक ऐसा पर्दा कर दिया था जैसे पार करना किसी के बस में नहीं था। वहीं रिदांश के फेस पर ये देख भी स्माइल आ जाती है और वो उसे लेते हुए वहां से निकल जाता है जिससे युवराज उस लड़की का फेस तो नहीं देख पाता है। रिदांश बड़े और नपातुला कदमों से उसे लेकर क्लब के एग्जिट की तरफ बढ़ गया था और पीछे खड़ा युवराज बस हैरानी से उस अजीब पिंक ड्रेस वाली लड़की और रिदांश के इस खौफनाक रूप को देखता ही रह गया था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर थी। कुछ देर बाद रिदांश पार्किंग एरिया में आते हुए आर्या को अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठा देता है जो पहले से ही हल्की पीछे हो रखी थी। फिर वो उसके ऊपर आते हुए उसके गले को पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ? डर लग रहा है कि तुम्हारे बयान से युवराज तुम्हें देख ना ले? पार्किंग एरिया के अंधेरे कोने में खड़ी काले शीशे वाली सिलसिलाती गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बढ़ सा गया था, जहां सिर्फ उन दोनों की भारी सांसें ही गूंज रही थी। रिदांश की मजबूत उंगलियां आर्या के नरम गले पर इस तरह जमी थी जैसे वो उसे जता रहा हो कि उसकी जिंदगी का हर एक सांस अब सिर्फ और सिर्फ रणवत की मोहताज है। उसके बोलने का अंदाज इतना धीमा और कातिल था कि आर्या की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई थी, पर उसने अपनी आंखों का आत्मविश्वास गिरने नहीं दिया था, जिस पर आर्या भी उसकी आंखों में देखते हुए डेयरिंग के साथ बोलती है, हाँ बिल्कुल, वो मेरा फियांसे है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमें ऐसी सिचुएशन में देखे। जिस पर रिदांश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो बाहर से बिल्कुल काम फेस लिए आर्या से मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे इस रिलेशन को छुपा लोगी? क्योंकि मेरे पास तो बहुत तरीके हैं हमारे रिलेशन को पब्लिक करने के। रिदांश के होठों पर थिरकती वो जहरीली मुस्कुराहट आर्या के दिल को चीरने के लिए ही काफ़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये शख्स जो कहता है वो करने का वादा भी रखता है। उसके दिमाग में चल रहे इस गंदे शतरंज ने आर्या को अंदर से झकझोर कर रख दिया था और पार्किंग की मध्यम लाइट में उसकी आंखों में चमकती नफरत अब धीरे धीरे बेबसी के समुंदर में डूबने लगी थी, जिस पर आर्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यहाँ पर ये ड्रेस पहन के आऊंगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वह रिदांश जो अभी आर्या के इतने करीब था कि दोनों की नोज हल्की हल्की टच हो रही थी और दोनों के लिप्स भी लगभग टच होने ही वाले थे, वो आर्या के ऊपर खुद को एडजस्ट करते हुए बोलता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, पर बेबी डॉल, तुमने मुझे अभी तक खुश नहीं किया है और जब तक तुम मुझे खुश नहीं कर देती तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। रिदांश ने उसके कपकपाते होठों के बिल्कुल पास आकर अपनी सांसों की गर्मी को उड़ेल दिया था, जिससे आर्या का बचा कुछ हौसला भी एक झटके में टूट गया था। वो उसके जिस्म के भारीपन के नीचे इस कदर दबी हुई थी कि उसे लग रहा था कि जैसे गाड़ी की छत उस पर गिरने ही वाली हो और उसकी हर एक कोशिश उसे दलदल में और भी ज्यादा गहरा धंसा रही थी। उसकी बात सुन अब आर्या थोड़ी सी इरिटेट होने लगती है,
क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी थी जो उसे रिद्धांश ने कहा था। फिर वो गुस्से से उससे बोलती है, तो तुम ही बताओ कि तुम कैसे खुश होने वाले हो। जिस पर रिद्धांश उससे बोलता है, वो तो तुम अच्छे से जानती ही हो ना कि रिद्धांश रणावत को कैसे खुश करना होता है। आखिर तुमने ये काम वैसे भी बहुत किया है। जिस पर आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपने डैड का सोचते हुए वो उसकी शर्ट की कॉलर खींचते हुए उसके होठों को सक करते हुए उसे किस करने लगती है। आर्या ने अपने सारे आत्मसम्मान को एक कोने में फेंक कर रिद्धांश की शर्ट के कपड़े को अपनी उंगलियों में जख्मी हद तक पीछा था और उन्हें बीच की सारी दूरी को मिटा दिया था। वो इस किस के जरिए अपने गुस्से और अपनी बेबसी को छिपाना चाहती थी, पर ये तो सिर्फ उस तूफान की शुरुआत थी जिसे रिद्धांश कब से जगाने की तैयारी कर रहा था। वहीं रिद्धांश की बॉडी में आग लगाने के लिए तो बस एक छोटी सी चिंगारी की ही जरूरत थी, जो आर्या ने खुद ही लगा दी थी। वो आर्या के होठों को इंटेंसली सक करने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वो उसके होठों से आते हुए उसके नेक को सक करते हुए उसके लव बाइट देने लगता है। वहीं आर्या की आंखों में आंसू थे, वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोते हुए उससे बोलती है, शायद तुम्हें अब तो खुशी मिल रही होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो यही चाहिए था। तुमने तो मुझे क्लब भी इसीलिए बुलाया था ताकि तुम मुझे ह्यूमिलिएट कर सको सबके सामने। तुमने मुझे ये ड्रेस भी तो इसीलिए दी थी ताकि लोग मुझे अपनी गंदी नजरों से देखें और मैं खुद की नजरों में ही गिर जाऊं। और तुमने मुझे रूम में भी उन जानवरों के बीच इसीलिए छोड़ा था ना, ताकि वो सब मुझे टॉर्चर कर सके। आर्या की चीख गाड़ी के बंद दरवाजों से टकराकर वहीं दम तोड़ दे रही थी और उसकी रोने की आवाज में छुपा दर्द किसी का भी दिल पिघला सकता था। पर रिद्धांश के अंदर बैठा शैतान आज सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। ये सुन रिद्धांश को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसने खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ था और वो उससे अलग होते हुए बोलता है, और तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और मैं बस तुम्हारे साथ इतना ही करके रुक जाऊंगा? अरे बेबी डॉल, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। अभी तो देखो तुम्हें किस हद तक मैं तड़पाऊंगा। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकालूं, तो चलो मैं निकाल दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें इतना बोल। वो उसके कान के पास झुकते हुए धीरे से बोलता है, मेरा खिलौना बनना होगा। इतना बोल वो उसे फोर्सफुली किस करते हुए अपना गुस्सा उस पर उतारने लगता है। वहीं आर्या के पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं था उसे रोकने के लिए, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। रिद्धांश की बेरहमी पूरी तरह उस पर मुसल्लत हो चुकी थी और आर्या ने अपनी आंखें बंद करके खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उसके होठों पर अब सिर्फ खामोशी और आंखों में बेबाक आंसू थे, जबकि रिद्धांश उसके जिस्म और रूह दोनों पर अपनी नफरत की नई कहानी लिख रहा था। तभी रिद्धांश पीछे से आर्या की ड्रेस की जिप को खोल देता है और धीरे धीरे करते हुए उसकी नेक, कॉलर बोन और जगह जगह गुस्से में बाइट करने लगता है और कुछ देर बाद ही वो आर्या के साथ कार में ही इंटीमेट होता है। लगभग 3 घंटे बाद जब रिद्धांश उससे अलग होता है तो वो कुछ हद तक खुद पर कंट्रोल कर चुका था। वहीं आर्या अभी भी वैसे ही पड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसकी हालत जैसे मौत से भी बदतर हो गई थी। उसके शरीर पर रिद्धांश ने जगह जगह बाइट किया हुआ था। वहीं रिद्धांश जो अभी सीट पर शर्ट लेस ही बैठा हुआ था कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है, जिसे देख वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है, जिसे सुन रिद्धांश कॉल रखते हुए एक बार फिर आर्या के ऊपर झुकते हुए उससे बोलता है, बेबी डॉल अपने कपड़े पहन लो, वरना तुम्हें ऐसे देखकर तो मैं एक बार फिर से अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा और फिर तुम घर भी नहीं जा पाओगी अपने, और फिर तुम इसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए वहां से निकलते हुए सीधे ड्राइविंग सीट पर चला जाता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट करता है। वहीं आर्या भी उठते हुए अपने जल्दी से कपड़े पहन लेती है। गाड़ी के अंदर छाया अंधेरा अब दोनों के बीच एक खामोश गवाह बन चुका था।
जहाँ सिर्फ इंजन की धीमी धीमी आवाज ही गूंज रही थी। आर्या के हाथ कपड़े पहनते वक्त थर थर कांप रहे थे और उसकी ड्रेस की जिप बंद करते वक्त उसकी उंगलियों पर रिद्धांश के दिए हुए लाल निशान साफ चमक रहे थे। उसने मिरर में बिना देखे अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और अपनी सारी तकलीफ को अंदर ही अंदर दफन कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि रिद्धांश के सामने कमजोरी दिखाना मतलब उसे और भी ज्यादा ताकत देना था। कुछ देर बाद रिद्धांश आर्या के अपार्टमेंट के सामने गाड़ी लेकर खड़ा कर देता है, जिसे देख आर्या अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए कार से बाहर निकलती है। वह रिद्धांश बिना एक मिनट वहां रुके गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से निकल जाता है। गाड़ी के निकलते ही पार्किंग का सन्नाटा आर्या को घर कर लेता है और उसके जिस्म का एक हिस्सा रिद्धांश के उस बेरहम गुस्से की गवाही दे रहा था। उसने अपनी हील्स पर खड़े होने की कोशिश की, पर उसके पांव लड़खड़ा गए थे, जिस पर उसने अपार्टमेंट की दीवार का सहारा लिया और एक गहरी सांस ली। रिद्धांश का इस तरह बिना मुड़कर देखे चले जाना उसके दिल पर एक और चोट कर गया था, पर अब रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि जंग अब और भी ज्यादा पेचीदा हो चुकी थी। इधर मानव, जो कैसे न कैसे करते हुए वहां से बच कर निकल गया था, उसे रिद्धांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी किसी आदमी को कॉल करते हुए रिद्धांश के करीब दोनों लड़कियों को किडनैप करने के लिए बोलता है। मानव के चेहरे पर खून और धूल जमी हुई थी और उसकी आंखों में रिद्धांश को बर्बाद करने का एक भयानक जुनून सवार हो चुका था। उसने अपने फोन को कान से लगाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे वो दोनों लड़कियां चाहिए, आर्या और अकायरा, हर हाल में चाहिए। उन्हें उठाओ और ऐसी जगह रखो जहां रिद्धांश उनका चेहरा देखने के लिए भी तरसे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रिद्धांश के गुस्से से बच निकलने का मतलब मौत के मुंह से लौटना था, पर बदले की आग ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। वहीं आर्या जो अपने अपार्टमेंट की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसका फोन की रिंग बजने लगती है। जैसे ही वो सामने अपने सीनियर का नाम देखती है तो वो कॉल पिक कर लेती है। तो दूसरी तरफ से उसकी सीनियर उसे बताती है कि उसने रिद्धांश के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और ये रणावत खानदान का इकलौता बेटा है, कोई माफिया वर्ल्ड से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सीनियर की ये बात सुनते ही आर्या के कदम कॉरिडोर में ही जम गए थे और उसके हाथ से फोन लगभग छूटने ही वाला था। सीनियर ने आगे कहा, आर्या वो एक वेल रेपुटेटेड बिजनेस टाइकून है। तुम्हारी सारी दुश्मनी या डर शायद कोई गलत फहमी है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम बिल्कुल साफ है। और ऐसे ही थोड़ी देर वहीं रुककर बातें करते हुए आर्या कॉल कट करते हुए सोचती है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्या, मुझे ये ढूंढना ही पड़ेगा। उसने फोन को अपने सीने से लगाया और उसकी नजरें अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर दिखते काले आसमान पर टिक गई थी। 5 साल पहले का वो मौत का खेल, रिद्धांश के हाथ में पकड़ी वो असली गन और आज लिफ्ट से लेकर कार तक का उसका वो खौफनाक माफिया रूप, ये सब झूठ नहीं हो सकता था। अगर गवर्नमेंट और पुलिस के कागजों पर रिद्धांश रणावत एक शरीफ बिजनेसमैन था, तो इसका मतलब साफ था कि वो माफिया वर्ल्ड का वो सरताज बन चुका है जिसके आगे कानून भी अपना सर झुकाता है। और अब आर्या को उस मुखौटे के पीछे छुपी हुई असलियत को खुद बेनकाब करना था। तभी उसे कुछ हिट करता है और वो वापस से अपने सीनियर को कॉल करती है। कुछ ही देर में उसकी सीनियर कॉल पिक कर लेती है तो आर्या उससे बोलती है, सब कुछ बदल सकता है पर किसी का डीएनए वो कभी नहीं बदल सकता है। वो रिद्धांश का हेयर और ब्लड सैंपल उन्हें ला कर देगी। उन्हें उससे डीएनए चेक कराना है, जिसे सुन उसके सीनियर भी उसकी बात मान जाती है। आर्या के दिमाग में चल रही उलझन एक झटके में सुलझ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि कागज पर नाम, पहचान और चेहरा तो बदल जाता है, पर जिस्म का खून कभी झूठ नहीं बोलता। सीनियर ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई और उसे इस खतरनाक खेल से दूर रहने की सलाह दी, पर आर्या के पक्के इरादे और उसकी आवाज में छुपी जिद के आगे उसे भी झुकना पड़ा। कॉल कट करते ही आर्या ने मिरर में अपने होठों से बहते हुए उस खून को देखा जो रिद्धांश की बेरहमी ने वहां छोड़ा था, और उसने तय किया कि इसी
जख्म का खून अब रिदांस की तबाही का सबसे बड़ा सबूत बनेगा। इधर आर्या जो अपने अपार्टमेंट में आ तो गई थी, लेकिन गेट बंद करना बिल्कुल भूल गई थी। वो उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, जिस वजह से वो अब भी हिल नहीं पा रही थी। वो आते हुए सीधा सोफे पर बैठ जाती है कि तभी कुछ लोग आते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। क्योंकि आर्या पहले ही ठीक नहीं थी, इसीलिए वो ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं कर पाती है। कमरे का दरवाजा खुला था और बाहर कॉरिडोर का अंधेरा धीरे धीरे उसके घर के रास्ते को अंदर से और भी ज्यादा अंधेरा बना रहा था। पर आर्या का जिस्म इस वक्त इतना ज्यादा थक चुका था कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाने लायक भी नहीं बची थी। जैसे ही उसने सोफे पर अपने पीठ टिकाई थी, उससे पीछे से किसी की भारी सांसें और धीमी धीमी आहट सुनाई दी थी। पर इससे पहले कि वो पलट कर देखती, एक गंदे कपड़े ने उसके मुंह और नाक पूरी तरह उसे घेर लिया था। क्लोरोफॉर्म की तेज बू उसके दिमाग पर छा गई थी और रिदांस के दिए जख्मों के दर्द से टूट चुकी आर्या ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के अंधेरे के हवाले खुद को कर दिया था। जबकि मानव के गुंडे उसे एक काले बोरे में लपेट कर वहां से लेकर निकल चुके थे। इधर रिदांस की कार एक सुनसान विला के सामने आकर रुकती है, जिसके पीछे शमशान था। वो बिल्डिंग अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी, उसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा था। रात के इस पिछले पहर में शहर से दूर बने इस अधहत विला के चारों तरफ मौत का सन्नाटा खिंचा हुआ था और पीछे बनी पुरानी कब्रिस्तान की जमीन इस जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। गाड़ी के रुकते ही उसके काले शीशे नीचे हुए और बाउंसर्स ने पूरे इलाके को अपने हथियारों वाली पकड़ से घेर लिया था, जैसे उन्हें पता हो कि उनका आका अब मौत का नया नंगा नाच शुरू करने वाला है। विला के खुले पिल्लों और बिखरी हुई सीमेंट की बोरियां इस बात का सबूत थी कि यहाँ कानून की नजरों से दूर रिदांस रणवत का अपना नियम चलता था, जहाँ से बाहर सिर्फ लाशें ही जाती थी। जैसे ही रिदांस के बाहर आते हैं, तभी वहाँ एक आदमी जल्दी से अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि करण ही था, जो रिदांस का सबसे करीबी दोस्त था। पर उसे अभी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रिदांस का कोई दोस्त नहीं बल्कि कोई उसका बहुत खास हो। करण ने बिना एक पल गवाए रिदांस के सर पर अम्ब्रेला तान दी थी और उसके चेहरे पर छाया रौब बयां कर रहा था कि वो माफिया वर्ल्ड में रिदांस का सबसे बड़ा हथियार और आखिरी किला है। रिदांस वहीं खड़े होते हुए कार से अपना सिगार लेते हुए उसे मुंह में डालता है कि तभी करण लाइटर से उस सिगार को जला देता है। सिगार के सुलगते ही लाल चिंगारी अंधेरे को चीर गई थी और रिदांस ने एक लंबा घूंट लेकर धुआं हवा में उड़ा दिया था, जिसमें उसकी आंखों का गुस्सा उस धुएं के साथ और भी ज्यादा भयानक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं तभी एक कार आते हुए करण के हाथ से अम्ब्रेला लेकर रिदांस के ऊपर कर देता है। रिदांस इसी के साथ कदम बढ़ाते हुए अंदर चला जाता है। करण ने एक इशारे से गार्ड को पीछे हटने को कहा और खुद रिदांस के ठीक पीछे चलने लगा, जैसे वो वजीर अपने बादशाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हो। वहीं इधर अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मानो अंदर कई लोगों को पूरी तरह से मारा जा रहा हो। दीवारों से टकरा कर आती उन दर्दनाक चीखों ने इस अधहत बने कमरे के सन्नाटे को पूरी तरह मिटा दिया था, जहां लोहे की जंजीरें के खींचने और चाबुक के चलने की ठक ठक आवाजें साफ सुनाई दे रही थी और वो गूंज भी रही थी। और रिदांस के कदम उसी आग की तरफ बढ़ रहे थे जहां आज उन लोगों का अंजाम लिखा जाना था, जिन्होंने उसके शिकार पर हाथ डालने की जरूरत की थी। सो हेलो माय लिसनर्स, होप करती हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी एवरीवन, आप मेरे को हमेशा बोलते हो कि दीदी थोड़ा बड़ा एपिसोड लाया करो, थोड़ा बड़ा एपिसोड लाया करो, बट मैं लिटरली बताऊँ तो मैं बहुत मुश्किल से इतना लिख पाती हूँ। चलो मैं लिखने की बात छोड़ो तो मैं एक बार को स्क्रिप्टिंग कर भी दूंगी, बट मेरे को इतना ही वॉइस ओवर करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आप सोचोगे सीरियसली आधे घंटे का वॉइस ओवर करने में? हाँ भाई हाँ, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट को ना एक बार पहले भी पढ़ना पड़ता है, मैं फिर भी बीच में मिस्टेक करती हूँ।
बट फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता है और कई सारे टेक्स लेने पड़ते हैं क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ कभी कभी तो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं गाइज आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे ऊपर आज एक बम आकर गिरा है, और वो बम ये है कि मेरा 16 को पेपर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मेरा 16 को पेपर है। एंड मुझे अब उसकी भी तैयारी शुरू करनी है क्योंकि मेरे पास सिर्फ ओनली 4 दिन है, और मेरे को आज हॉल टिकट से पता चला है कि पेपर है मेरा। बताओ, मुझे याद भी नहीं था कि लाइक मेरा 16 को पेपर आने वाला है। सो भाई अब मुझे पेपर की भी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता है कि कल से जो आपका एपिसोड है उससे थोड़ा सा और छोटा हो जाए। अब आप सोचोगे कि दीदी आप ऑलरेडी इतना छोटा देते हो, अब इससे क्या छोटा दोगे? तो हो सकता है कि अब एपिसोड आपका अभी तक 21 to 30 मिनट के बीच में आ रहा था, अभी हो सकता है कि 20 to 25 मिनट के बीच में है। तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा पेपर है तो मुझे थोड़ा सा उधर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि एपिसोड मैं रोकूंगी नहीं, मैं अपलोड करती रहूँगी मेरे से जितना होगा। बाकी थैंक यू। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लो। और एक बात, अगर आपने इससे पहले की मेरी स्टोरीज को नहीं सुना है तो उसको भी जाके सुनिए क्योंकि वो भी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको। थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।